मे आई कम इन सर? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। आप नाम लिए बिना अपना परिचय दीजिए। सर मैंने अपनी 10th क्लास सेंट पॉल स्कूल आसिंद भिलवाड़ा से की है। अपनी 12th क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसिंद भिलवाड़ा से की है। और अपनी ग्रेजुएशन परिष्कार कॉलेज जयपुर से बीएससी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ 2019 के अंदर कंप्लीट की है। और इसके बाद मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी योगा है। ये जो आपने बीएससी किया था, जी। इससे पहले पीसीएम जो लिया था आपने सीनियर में, जी सर। उस वक्त आपने कुछ सोचा था क्या, मेडिकल या इंजीनियर के बारे में? नहीं सर, मेरा जो उद्देश्य था वो यही था, प्रशासनिक सेवा, मतलब सिविल प्रशासन। सर्विसेज। जी सर। और यही था। बाकी मैंने मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था तो मुझे लगा कि मुझे साइंस के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। पर फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे एक भैया थे, वो आरपीएस के रूप में सेलेक्ट हुए थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे सेवा में आना चाहिए। यदि आप जी सर। पिछले 3 दिन राजस्थान के सीएम होते ठीक है सर। और अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, एक्स्ट्रा आप क्या करते? सर कुछ समय चाहूँगा इसके लिए। जी सर। मैं अगर सर सीएम होता, जो इन्वेस्ट राजस्थान जो समिट चल रही है उसके अंदर प्रयास करता कि इन्वेस्टर्स जो अगर हो सके तो फॉरेन से भी आते, तो उनका भी जो एफडीआई के रूप में इन्वेस्टमेंट आ पाता, तो उसके बारे में प्रयास करने का। 3,000 डेलीगेट्स आए थे, ऐसा नहीं कि बाहर से नहीं आए, बाहर के भी होंगे, विदेशी भी थे। जी सर। सर इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं उसको मैं अगर हाईलाइट ज़्यादा अच्छे से कर पाता तो मैं इसके बारे में आप अभी। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्या करते हो? मतलब खनिज को आप लेते, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क को लेते, पशुपालन को लेते, एजुकेशन को लेते, डेयरी को लेते। जी सर, मैं इसके अंदर जैसे देख पा रहा हूँ कि पशुपालन हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है, पर फिर भी हमारे यहाँ पर जो इसका एक तरह से एक्सपोर्ट कम हो पा रहा है पशुपालन के क्षेत्र में। हम कम है, तो मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने का प्रयास करता। और एजुकेशन लेवल पे भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत ही कम है, तो मेरा प्रयास रहता है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम यहाँ खोल पाते। और राजस्थान फाउंडेशन जी सर। के बारे में आपको ध्यान है? क्या है ये राजस्थान फाउंडेशन? सर इसके बारे में सुना है पर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा चलो हूँ कोई सर। बात। राजस्थान रत्न अवार्ड। जी सर, जो इन्वेस्टमेंट सॉरी सर, जो उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं वो राजस्थान रत्न अवार्ड दिया जाता है। और अभी हाल ही में कहीं दिए गए क्या? जी सर, अभी हाल ही के अंदर 6 लोगों को राजस्थान से राजस्थान रत्न अवार्ड से दिया गया है। अच्छा, जी। इनमें कोई मालू है? जी, केसी मालू जी। इनको किस फील्ड में दिया है? सर इनको भाषा के क्षेत्र में दिया गया था। सांप्रदायिक तनाव जी। वर्तमान में एक मुख्य समस्या के रूप में सभी जगह देख रहे हैं अपन, और भीलवाड़ा राजस्थान में हाइपर सेंसिटिव है इस दृष्टि से। तो आप इसका समाधान क्या देखते हैं अपने साथ? सर इसके समाधान हमारे प्रशासन द्वारा काफ़ी हद तक करने की कोशिशें की जाती है। फिर भी जो एक बेसिक कमी जो मैं देख पाता हूँ, जो सीएलजी मेंबर की मीटिंग्स होती है ताकि कम्युनल वायलेंस को नियंत्रित किया जा सके, तो वो मीटिंग तो सक्सेसफुल हो जाती है पर उनके जो निर्णय होते हैं वो जनता तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी उनके समाज के जो भी प्रतिष्ठित लोग जो भी सीएलजी मीटिंग में भाग लेते हैं वो अपने लोगों को एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से बता पाए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और मुझे लगता है कि सर जो आईबी जो होती है हमारी इंटेलिजेंस, वो पुलिस की कई बार फेलियर रह जाती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा कोई घटना हो जाती है। तो इस क्षेत्र में ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और जो एक कमी मैं ये भी देख पाता हूँ कि कम्युनल वायलेंस की स्थिति जब मेजरली तब देखी जाती है जब दोनों संप्रदाय के लोगों के त्यौहार एक ही दिन होते हैं। तो क्या हम एक ऐसा सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में दोनों के कुछ मेंबर्स को एक साथ बिठाकर इस तरह से कोई त्यौहार को मना पाएँ तो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया जा सकता है सर। ठीक है, आपने एक चीज़ बोला सीएलजी मेंबर्स, ये जी। सीएलजी क्या है? सर कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, जो पुलिस जो होता है मुख्यतः उसके द्वारा ये कोशिश की जाती है कि दोनों जो भी उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो भी जिस संप्रदाय से हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं,
तो उनको लेकर बैठक की जाती है ताकि उनकी समस्याओं को पहले ही समझ लिया जाए प्रशासन द्वारा, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो या बड़ी घटना ना हो इसको लेके। सांप्रदायिक तनाव के समय एज ए मजिस्ट्रेट, जी सपोज आप RS बन गए, जी आपको मुख्यतः एज ए मजिस्ट्रेट क्या ध्यान रखना है? सर, मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी जो मुखबिर जो हो वो कम से कम इतने एक्टिव हो कि चाहे अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मुझे टाइम से पहले ही उसका मैसेज आ जाए, और जो CLG मीटिंग्स है या जो जनता के साथ जुड़ाव है वो प्रॉपर हो सके तो मैं पहले पता करने की कोशिश करूँगा सर। सांप्रदायिक तनाव के अलावा भीलवाड़ा की और क्या क्या समस्या है? सर, अवैध बजरी की समस्या है, और जैसे कि तस्करी जो होती है अफीम की, और जो हमारे यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड क्राइम्स है जैसे कि बाल विवाह होते हैं, नाता प्रथा होती है, कुकड़ी प्रथा होती है, ये भी ज़्यादा होते हैं सर। अवैध खनन से संबंधित विवाद आए दिन आते रहते हैं। जी इसमें जैसे आप RPS अधिकारी बने, जी क्या मानते हैं कि पुलिस इसके लिए उत्तरदायी है? सर, पूर्ण रूप से तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल पुलिस ही इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि इसके अन्य कारक भी जिम्मेदार तो रहते ही हैं। जैसे कि सर, मेरा ये मानना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केवल पुलिस अकेले उसे संभाल नहीं सकती जब तक जनता का सहयोग ना हो। अगर जैसे अवैध खनन कहीं चल रहा है तो कम से कम जो वहाँ की जनता है वो अगर हमें एक बार कॉल करके बता पाए कि इस जगह अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि पुलिस जब मौके पर पहुँचती है उससे पहले जो तस्कर लोग होते हैं, अवैध खनन करने वाले होते हैं, वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। तो इसके अंदर जब तक जन सहयोग नहीं होगा तो इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है, केवल पुलिस पे ही दोष देना गलत होगा सर। अच्छा, आपको जो है एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नौकरी चाहिए, ठीक है, ऐसे जिले में आपकी पोस्टिंग बहुत बार है। ठीक है सर। उस वक्त आप 3 लोग एक जगह फंस गए, ठीक है आप सर। हैं, आपके जिले का जो कप्तान है, मुखिया वो है, और एक आपके साथ एक हवलदार है, ड्राइवर है आपका, तो जिसने एक बार आपकी किसी कारण से कहीं किसी बलुए में साथ में जान बचाई। ठीक है एक आपके साथ ध्यान से सुनिए, SP है, एक आप है RPS ऑफिसर, और एक आपका जो ड्राइवर है हवलदार है। अब ऐसे मौके में फंस गया कि आप इन दोनों में से किसी एक को बचा सकते सर, कुछ समझ चाहूँगा इसके बारे में। सर, जैसे कि मैं अपना एक अच्छा गुण मानता हूँ कि मैं अच्छा प्लानर हूँ। अगर जैसे कि बाढ़ की जब भी समस्या होती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस ज़िले के अंदर ज़्यादा बाढ़ की समस्या है तो मैं अपनी एक टीम पहले से तैयार रखूँगा। और जहाँ तक बात है कि किसे बचाना है, तो मेरे लिए सर दोनों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक जान कीमती है, तो मैं दोनों को बचाने का प्रयास करूँगा। चॉइस ये है ना कि आपको एक को बचा सकते। सर, ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, मैं इसके अंदर चूज़ नहीं कर पाऊँगा। जो मेरे पास या जिसे बचाना आसान होगा, जो मेरे निकट होगा, मैं पहले उसे बचाऊँगा। प्रशासन में ऐसे कई बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, आपको ऐसे कठोर निर्णय, कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हो सकता है आपको बिल्कुल न पसंद, लेकिन वो निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं तो इसको भी खुश होगा। सर, अगर ऐसी स्थिति होती है तो मैं जो SP महोदय होंगे उनको चुनूंगा। एक चीज बताइए, आप न्यूटन के 3 नियम पढ़े हैं? जी सर, बता सकते हैं? बिल्कुल सर। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला था जड़त्व का नियम, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। दूसरा, जो बल होता है उसकी गणितीय मान को बताने के लिए दिया जाता है, F बराबर ma होता है, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है बल का मान। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी जितनी क्रिया होती है उसके बराबर प्रतिक्रिया होती है। इन तीनों का एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। जी सर, जैसे कि कोई यात्री अगर बस में बैठा होता है तो जैसे ही बस रुकती है तो जड़त्व के नियम के कारण वो व्यक्ति जो होता है आगे की तरफ झुक जाता है। और F = ma के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि किसी भी वस्तु को अगर हम, जैसे कोई गेंद है उसको अगर हम फेंकते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई त्वरण भी होता है और उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, तो जो चोट लगती है वो F के बराबर होती है। और जहाँ तक तीसरे नियम की बात है तो उसके अंदर जैसे बंदूक से गोली चलती है तो पीछे की तरफ झटका लगना क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण। जैसे आपने बताया कि आपकी हॉबी योग है, जी सर। तो योग आपने पढ़ा भी होगा? जी सर।
एक योग दर्शन है, जी तो योग के क्या अर्थ होता है योग का? सर, योग का मतलब शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण होता है, और योग युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। और दर्शन के बारे में जो है पतंजलि के योग सूत्र के अंदर योग दर्शन के बारे में जानकारी दी गई है, जिन्होंने अष्टांगिक योग के बारे में बताया गया है। ये जो आप पतंजलि के योग दर्शन में, उसमें योग का अर्थ क्या बताया गया है? योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति किसे कहते हैं? जो सर मानसिक रूप से जो एकीकरण है उसके बारे में मुख्यतः बताया गया है सर। उसमें योग दर्शन में चित्तवृत्ति के कुछ प्रकार भी बताएं। जी सर। कितने प्रकार हैं? सर 8 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग दर्शन में अष्टांग भी बताए गए, वो कौन से? अष्टांग सर अच्छा, जी सर, जिसके अंदर एक पौधे के साथ उसके एग्जाम्पल को जोड़ा जाता है, उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं सर? नहीं, योग दर्शन में अष्टांग बताए गए, 8 अंग बताए गए, वो कौन से? जैसे आपने बता दिया चित्तवृत्ति, तो ये है 8, तो अष्टांग योग कौन किसे कहा गया है? सॉरी सर, जानकारी नहीं मुझे इसके बारे में। तो योग आपने हॉबी योग रखा है, आप क्या प्रशासन में इसका उपयोगिता किस दृष्टि से आपने हॉबी रखा हुआ है? प्रशासन दृष्टि या जीवन दृष्टि में क्या उपयोगिता है इसकी योग? सर, इसके जीवन दृष्टि के अंदर भी प्रयोग है, और संयोग से इसके प्रशासन में भी काफ़ी अच्छे प्रयोग है। क्या क्या हो सकता? जैसे सर, जैसे कि शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण होता है, तो मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता हूँ, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाता हूँ, और आध्यात्मिक रूप से भी मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील करता हूँ। और ये देखा जाता है कि अभी प्रशासन का और पब्लिक के बीच में गैप ज़्यादा है, तो मैं ऐसा प्रयास करने का कोशिश कर सकता हूँ कि जैसे सप्ताह के एक दिन अपने अधीनस्थों के साथ योग करूँ तो उनसे मेरा जुड़ाव हो, महीने के एक दिन अपने जनता के साथ योग करूँ तो उनसे मेरा जुड़ाव हो, जिससे कि पुलिस प्रशासन और पब्लिक के जो रिलेशन है वो अच्छे हो पाएँ। और इससे क्योंकि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो मेरा स्ट्रेस मैनेज होगा, तो मैं अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाऊँगा। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपने योग हॉबी रखी क्यों है? आप करते हो डेली? जी सर। क्या करते हो? सर, योग के अंदर जैसे मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, धनुरासन, चक्रासन, नौकासन, प्राणायाम के अंदर अनुलोम प्रतिलोम, सूर्य नमस्कार, ये सारे योग करता हूँ सर। योग जैसे आप बता रहे हो, ये इसके बाहरी अंग हो गए, आंतरिक योग करते हैं कुछ? जैसे योग में बताए गए कि 8 अंग होते हैं, एक बाहरी अंग, 5 बाहरी अंग होते हैं, 3 आंतरिक अंग होते हैं, तो लास्ट स्टेज आते हैं योग की, जैसे धारणा, ध्यान, समाधि। जी। समाधि किसे कहते हैं? समाधि सर, समाधि जो अष्टांगिक जो योग है उसका 8वां भाग जो है, अंतिम भाग, उसे कहा गया है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जिसमें विचारों और भावनाओं का भाव अगर रहता है तो उसे संप्रज्ञात कहा जाता है, और असंप्रज्ञात के अंदर इनका भाव नहीं रहता है। जब समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली जाती है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आपके जीवन का दर्शन क्या है? सर, सत्य और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना। सत्य क्या होता है? सत्य सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी कथन को जैसा सुना समझा गया है वैसा का वैसा ही किसी को और को बताना, ये सत्य है। और व्यापक अर्थों के अंदर सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर है ईश्वर होता है? सर, ये एक विवादास्पद विषय रहा है कि ईश्वर है या नहीं है, पर अगर सत्य को ही ईश्वर मान लिया जाए तो निश्चित रूप से है। आप ईश्वर को मानते हो या सत्य को मानते हो? सर, मैं दोनों को ही मानता हूँ सर। कभी आपने ईश्वर के दर्शन किए? नहीं सर, पर मैं ईश्वर को मानने का मेरा रीज़न ये रहा है क्योंकि ईश्वर के अगर को मैं मानता हूँ तो मैं एक पॉजिटिव एनर्जी फील करता हूँ, और उस पॉजिटिव एनर्जी से मैं जो नैतिकता का पथ है उस पर हमेशा बना रहता हूँ और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहता हूँ। तो मुझे ईश्वर से मोटिवेशन मिलता है सर। कहीं प्रकृति में ईश्वर विद्यमान है? सर, प्रकृति में देखा जाए तो हर जो वस्तु हमें दिखती है उसके अंदर ईश्वर है, उसका हर कण कण के अंदर ईश्वर है, ऐसा माना गया है। ये ग्लोब है, जी। क्या आप मानते हैं कि इसमें ईश्वर है? जी सर, इसमें भी ईश्वर है। कैसे? सर, इसके अंदर ईश्वर इस प्रकार से है कि इसकी बाहरी संरचना को देखा जाए तो इसके अंदर एक गोलाकार आकार है जो पृथ्वी को दर्शा रहा है, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो फिजिकल फीचर्स जो इसके हैं उससे हमें पता चल रहा है कि हमारा संसार कैसा है। और अगर जो हमारा ये रहता है कि हम संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, तो परिवार वाली जो एक कंसेप्ट है वो भी
हमारे भारत की देन है, तो उसके अंदर भी मुझे ईश्वर के तत्व दिखते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? सर जियोड होती है, जियो। लद वक्षाकार। इसके जैसा और कोई पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में ऐसी आकृति है? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि राज्यपाल का पद हटा दिया जाए ठीक है सर। तो फिर राज्य की स्थिति कैसी होगी? सर राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि भारत जो आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि भारत पहले एक देश है, फिर राज्य के अंदर विभक्त हुआ है। तो जब तक अगर केंद्र का कंट्रोल राज्यों पर नहीं रहेगा, तो इससे हो सकता है कि स्थिति गलत होगी और विद्रोह की स्थिति हो सकती है। तो राज्यपाल जरूरी है हमारे लिए यहाँ पर। एक लास्ट सवाल ये बताओ जी। एथिक्स भी आपका पसंदीदा है। जी सर। भगवान श्री कृष्ण जी सर। अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं जी सर। ज्यादातर, जी सर। लेकिन युद्ध स्थल में अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करें, गांडी उठाएं, ठीक है सर। तो वहाँ हिंसा है या नहीं है? सर मेरा आप अनुमति दे तो एक श्लोक के माध्यम से गीता के अंदर श्लोक है, कर्मण्य ही वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु वर्माते संकोस्तु कर्मणि। और एक श्लोक ये भी है, श्रेयान स्वधर्म विगुणे स्वधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो सदा भयावह। सार की बात यह है कि जो हमारा धर्म होता है वही सर्वोपरि होता है, और धर्म का पालन करते हुए जो मृत्यु भी है वो श्रेष्ठ होती है। तो क्योंकि अर्जुन के सामने एक धर्म की स्थापना करनी थी, उसे जो कौरवों की वजह से अराजकता फैली हुई थी, जनता के साथ अन्याय हो रहा था, उसे दूर करना था।